नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th के फिजिक्स के मोटे मोटे चैप्टर्स और उन मुश्किल न्यूमेरिकल्स से परेशान हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो रुकिए, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक महा रिवीजन, वो भी बिल्कुल वन शॉट में, एक ही वीडियो में सारा खत्म। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा कवर करेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि फिजिक्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सवालों को यहां पे सीखेंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराइए मत, केवल एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम फिजिक्स को अपनी मुट्ठी में करने वाले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं फिजिक्स का महादंगल। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं फिजिक्स का असली दंगल। तो देखिए, आज हमारा यहां पे जो फिजिक्स का आपका देखिए कक्षा 10 का जो विज्ञान है, उसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में जो असली दंगल शुरू होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बोला गया। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति कितनी होगी यह आपको निकालना है। और याद रखिएगा, बल्ब की शक्ति या फिर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। क्या होता है P = VI? यहां पे हमें V बराबर दे रखा है, देखिए V बराबर दे रखा है आपका 220 वोल्ट, तथा यहां पे धारा जो दे रखा है वो दे रखा है 5.50 एम्पीयर या 0.5 एम्पीयर। अब हमें विद्युत शक्ति जो है निकालनी है, तो विद्युत शक्ति के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे हम विद्युत शक्ति के लिए क्या करेंगे, यहां पे P बराबर VI हमने फॉर्मूला रख दिया, और यहां पे B के जगह पे 220 वोल्ट और I के जगह पे हमने 0.5 रख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करा, 110 वाट जो है आपका यहां पे वैल्यू आया विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए भी पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप वाट बताएंगे। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, P बराबर VI होता है, इसके अतिरिक्त भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया है एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। कहां की वस्तुओं को? दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। जो नजदीक रखा हुआ वस्तुओं को उसको नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया होगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ही क्वेश्चन है, इससे मैं पूरा क्लियर आपको कर देता हूं। देखिए, जो दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, जो पूछा जाए, जैसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो इस कंडीशन में निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, मतलब नजदीक का नेत्र सही होता है, दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, अर्थात इनको जो है दूर की वस्तुओं को देखने में मुश्किल होगा। इसका मतलब उनको कौन से दोष हुआ होगा? अगर निकट की वस्तु देख पा रहे, दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहे, तो निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के वस्तुएं देख पाते लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते, तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहां पे क्या बोला है, देखिए एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप खुद आंसर करिए, कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन बोला है ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम बताइए। कितने वैकल्पिक स्रोत बताने? एक वैकल्पिक स्रोत बताने, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। तो भैया ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है? देखिए आपका सूर्य से जो आपको रोशनी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, वो क्या है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सूर्य ऊर्जा जो है आपका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, वो हो जाएगा आपका ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। दूसरा हमारा पवन ऊर्जा, पवन का मतलब हवा बहता है, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी उसको भी हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में रख सकते हैं। तो भाई ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत दूसरा क्या है आपका? पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कल के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पे 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एंपियर विद्युत धारा लेता है। तो यहां पे ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बता रखा है इसको अच्छे से समझिए, क्या बता रखा है बहुत अच्छे से समझिए, प्यार से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है देखिए 8 ओम प्रतिरोध, भैया प्रतिरोध कितना है यहां पे देखिए, प्रतिरोध जो दे रखा है आर बराबर हमारा 8 ओम दे रखा है। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक टी बराबर हमारा 2 घंटा दे रखा है, टी बराबर 2 घंटे तक 15 एंपियर विद्युत धारा का मान कितना दे रखा है 15 एंपियर, दैट मींस आई बराबर दे रखा है 15 एंपियर विद्युत धारा लेते हैं। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। देखिए विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पे क्या बोला है भाई मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बोला हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। ऊष्मा की दर क्या हो जाएगी देखिए, सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ है उसको आप आराम से लिख लीजिए। क्या क्या दिया है देखिए, प्रतिरोध दे रखा है आर बराबर दिया है करके लिखिएगा, प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध आर बराबर 8 ओम। दूसरा क्या मेंशन करा था हमने, यहां पे समय दे रखा था, समय कितना है 2 घंटे, टी समय होता है, टी बराबर 2 घंटे दे रखा है 2 आवर्स, तथा और क्या दे रखा है यहां पे आई बराबर दे रखा है, आई इक्वल टू हो गया 15 एंपियर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको दिया है करके पहले लिख लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते, उसको हिला ही नहीं सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अच्छे से। जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसका फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और यहां पे हमारे पास क्या बोला है भैया, उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित, दर का मतलब इसको हम समय से डिवाइड कर देंगे। भैया इसको हमने क्या कर दिया, समय टी से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा का दर निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या बोला है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर बराबर H अपन टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर की वैल्यू बताया था वो रख दिया, नीचे टी हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास आई स्क्वायर आर। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम इसके वैल्यूज को रख देंगे। आई की वैल्यू कितनी है देखिए 15 है, 15 रख दीजिए, 15 और 15 का स्क्वायर हो जाए क्योंकि यहां पे आई स्क्वायर है, इनटू आर है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8 ओम, तो यहां पे 8 ओम रख दिया हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 और गुणा 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, देखिए 25 अट्ठे होता है 200 और 2 अट्ठे हो जाता है 1600, तो 200 और 1600 हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1800। इसका उष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है उष्मा का मात्रक, जूल, और टी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई, जूल प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा भाई 1800 जूल प्रति सेकंड। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर पे सप्लाई आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लीजिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपके घर पे जो सप्लाई आ रही है विद्युत धारा कहते हैं उसको, जिससे बल्ब जलाते, पंखा चलाते, सारी चीजें वो विद्युत धारा है। अब उसका डेफिनेशन आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या है। देखिए विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए बोला। विद्युत धारा क्या होता है, देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आवेश प्रवाह की दर क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, इस तरह से वायर है, ये एक वायर है, उसको हमने यहां पे जूम आउट कर लिया, जूम इन कर लिया, जूम कर दिया। इसको जूम करने के बाद इसको समझते, देखिए आवेश प्रवाह का मतलब आवेश का जो आवेश का मूल रूप है या फिर सूक्ष्म रूप है वो इलेक्ट्रॉन है। मूल कणों पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इस वायर से यहां से होता हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करा और यहां से निकल गया, प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर किया और कितने बाहर निकल गए, वो हो जाएगा आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह, और आवेश प्रवाह का मतलब बहना, और दर का मतलब समय। एक सेकंड में कितने आवेश आपका वहां से निकल गया, यहां से एंटर करा वहां से बाहर निकल गया, उसको हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। तो क्या हुआ, देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही
मात्रक जो है हमारा एम्पियर होता है। एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। एक नंबर के अगर ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो भी आ जाएगा। एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाए वो वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। उसको ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे बोला गया है जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना है भैया? 1.33 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? भैया जल का अपवर्तनांक बोला है, देखिए यहां पे 1.33। अपवर्तनांक क्या होता है? देखिएगा यहां पे अपवर्तनांक का मतलब होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दैट मींस v1/v2 इज इक्वल टू होता है n, और ये n जो होता है ये अपवर्तनांक होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे दे रखा है 1.33। इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। यहां पे अब इसको समझिएगा डेफिनेशन को, क्या बोला है? जल का अपवर्तनांक कितना है? इसका तात्पर्य है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा क्या बताया मैंने यहां पे हमने क्या बताया भाई? वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जल में प्रकाश की चाल, ये हमने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहां पे भैया यहां पे बोल रखे वायु में प्रकाश की चाल तथा यहां पे अपवर्तनांक को डिफाइन करने के लिए बोला है, तो भैया हमने डेफिनेशन यहां पे लिख दी है। तो यहां पे वायु में प्रकाश की चाल v1 बट्टे जल में प्रकाश की चाल v2, इन दोनों का अनुपात हो गया n, और n की वैल्यू कितनी है? 1.33 दे रखा है। तो हमें यहां पे क्लियर बताना है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 का मतलब क्या है? इसका मतलब है वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है? 1.33 होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त यहां पे क्वेश्चन को बदल के क्या कह सकता है कि यहां पे जल के जगह पे कोई दूसरा पदार्थ दे दिया, जैसे हम मान लेते हैं कि इसके जगह पे कांच दे दिया। अब कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, कुछ भी दे रखा है 1.33 है, यहाँ पे 1.2 दे रखा है मान लेते हैं, तो 1.2 दे रखा है, तो भाई कांच का अपवर्तनांक 1.2 है। इसका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन बता दिया तो उसका डिसीजन क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है? 1.22 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहां पे 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर जानते हो ना आप सभी के घर पे? फ्रिज होगा ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं फ्रिज, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं ठंडा करने के लिए, तो उसको फ्रिज कहते हैं। यहाँ पे उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? फ्रिज भी अंग्रेजी वर्ड है और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी अंग्रेजी वर्ड है। तो भाई क्या बताया? 400 वाट मतलब कोई एक फ्रिज है, उसकी जो क्षमता है बिजली खपत की वो कितना है भैया? 400 वाट है। अर्थात यह 1 घंटे में कितना बिजली खर्च करता है? 400 वाट। तो आगे बोला 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे चलता है, प्रतिदिन चलता है। मतलब एक दिन में कितना घंटा चल रहा है भैया? एक दिन में कितना घंटा चल रहा है? एक दिन में 8 घंटा चल रहा है। और कितने वाट का है भैया? 400 वाट का। 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? मतलब 30 दिनों तक जो है रेफ्रिजरेटर को चलाया जा रहा है और प्रत्येक दिन 8 घंटे चलाया जा रहा है, तो ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? मतलब उसको कितना बिल देना पड़ेगा, कितना उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, यहां पे उसका जो रेट है वो बोल रखा है, जो 1 किलोवाट घंटा का जो रेट दे रखा है वो 3 रुपए है। 1 किलोवाट घंटा का रेट जो है वो 3 रुपए दे रखा है। तो भैया 30 दिनों तक कितने किलोवाट उसने खर्च किए होंगे? फॉर एग्जांपल आपके घर पे मीटर है, मीटर में एक दिन में कितना यूनिट बिजली चलता है उस चीज को मेजर करता है। वैसे ही यहाँ पे 1 किलोवाट, इतना जो है 1 किलोवाट जो है आपका, उसका बिजली खपत है 3 रुपए। तो भैया जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसने टोटल 30 दिन में कितना बिजली खर्च किया होगा, पहले उसको निकालेंगे और उसको हम कितने से भैया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है भैया? यहाँ पे जो भी दे रखा है उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इस दिया है को, हम यहाँ पे सीधे करेंगे। क्या करेंगे समझिएगा, क्या हो जाएगा भाई? देखिए 30 दिनों का बिजली बोला है, विद्युत बोला है, ऊर्जा खपत कितना हो जाएगा? बराबर भैया 30 दिनों का ऊर्जा का खपत। सबसे पहले यहां पे एक दिन का निकाले, तो भैया रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है? 400 वाट का है। अब एक दिन में कितना घंटा चलता है? 8 घंटा।
ये टोटल क्या निकल गया, एक दिन में कितना बिजली इसने खर्च करा वो निकल गया, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है 1 घंटे में 400 वाट बिजली खर्च करता है, तो एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, एक दिन का बिजली खपत निकल गया। अब 30 दिन का बिजली खपत निकालना है तो क्या करेंगे भाई, एक दिन के बिजली खपत में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 दिन का बिजली खपत निकल जाएगा। ये इतना हो गया, और इतना बराबर हम यहां पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, पहले इसको हटा देते हैं यहां से, क्या हो जाएगा देखिए, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, 8 या 24 और 24 चौका हो जाएगा 96 और 102030 इतना वाट हो गया। अब ये यहां पे क्या बोला है देखिए, किलोवाट घंटा बोला है, इसका मतलब इस वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहां पे 96,000 अपन 1000 और ये कन्वर्ट हो गया किलोवाट में, 102030 30 से 30 कट गया, कितना आया टोटल 96 वाट। ये आ गया आपका बिजली खपत, वाट नहीं एक्चुअल में किलोवाट, ये बिजली खपत आ गया 96 किलोवाट। अब भैया यहां पे विद्युत मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपए, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, 30 दिनों का ऊर्जा खपत का मूल्य, ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे भाई, 30 दिनों का विद्युत मूल्य लिख देता हूं, विद्युत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 96 किलोवाट बिजली खर्च कर रहा है और 1 किलोवाट का कितना दे रखा है, 3 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 288 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इसमें, इसको समझिएगा। चले पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ चीजें यहां से हटानी है, इसको मैं यहां से मिटाऊंगा अभी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसको समझिए। एक वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में रखी है। कोई वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा हुआ है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। अब भैया यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे इस वाले का आंसर इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, इस वाले का आंसर इधर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है। अब क्या करना भैया, यहां पे इसका जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना, केवल स्थिति को बताना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण के लिए समझिएगा, अवतल दर्पण के लिए हम यहां पे किरण आरेख बना रहे। अवतल दर्पण कैसा होता है तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, हम इसको बाहर से पॉलिश कर देंगे, अंदर जो धसा हुआ से क्षेत्र है वो आपका ये अवतल दर्पण बन गया। अब एक किरण आरेख बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका ध्रुव डिसाइड करेंगे। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र है सी, ये है पी। बोला है ना, देखिए एक वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में रखा हुआ। भैया ये फोकस हो गया इसका एफ, ये ध्रुव हो गया। अब ये वस्तु कहां पे रखा है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे कहीं रखा हुआ है। इस वस्तु का नाम मैंने रख दिया ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस वस्तु से 2 रेखाएं इस दर्पण को भेजनी पड़ती है। तो 2 रेखाएं दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तो एक मैंने इसके मुख्य अक्ष के समांतर रेखा भेज दिया। परावर्तन के पश्चात यह फोकस एफ से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस एफ से गुजरेगा, इसका मतलब ऐसे करके गुजरा, ये अपरावर्तित प्रकिरण है। दूसरा प्रकाश की किरण मैंने कहां से भेजा, फोकस एफ से भेजा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसा करके निकला, ठीक है। ये आपतित किरण है। ये कहां बन रहा है, देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, ये थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है, क्या किरण आरेख जो है हमारी सीधी नहीं हो रही है, ये ऐसे करके आनी चाहिए थी, तो ये ऐसे करके आएगी, इसको हटाते हैं।
ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहां पे प्रतिबिंब कहां पे बना, यहां पे बना। ये कौन सी स्थिति है, देखिए कौन सा स्थान है, जो वक्रता केंद्र है उसके पीछे बना है। ठीक है, तो यहां पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी F के बीच में रखी हो तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएगा, वक्रता केंद्र के बाहर बनाता है। वक्रता केंद्र के बाहर, ये वक्रता केंद्र इसके बाहर बनाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इस चित्र में जो प्रदर्शित है। आगे दूसरा जो यहां पे बोला है भैया, ये अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, देखिए इस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा, ये दूसरा पार्ट है, उत्तल दर्पण कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। इस स्थिति में उत्तल दर्पण इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे 15 वोल्ट विभवांतर के बीच 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहां पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहां पे करते हैं। क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए ये V दे रखा है, ये विभवांतर है, इसका मतलब V की वैल्यू है। तो यहां पे मैं इसको पुट कर देता हूं, क्या है ये V है, दिया है V इज इक्वल टू 15 वोल्ट। आगे क्या बोला है भैया, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को, इसका मतलब ये क्या है आपका Q है, आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू दे रखा है 5 कूलम। इसको आप कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अब हमें क्या पूछा है भाई, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि V बराबर W अपन Q होता है, तो यहां से हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q। अब यहां से V की वैल्यू रखिए, V की वैल्यू है 15 और Q की वैल्यू है 5, तो कितना आ गया 75। और W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल। यह हो जाएगा इसका आपका आंसर, यह है आपका इसका आंसर। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको देखते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। विभवांतर का फॉर्मूला होता है या विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपन Q। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगला बोला, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। जो भैया विद्युत परिपथ है या साधित्र है, उसमें सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा उपायों के नाम लिखने हैं। तो भैया विद्युत परिपथ है या साधित्र है, उसमें सुरक्षा के दृष्टि के रूप में क्या लगाया जाता है। घर पे कटआउट लगाया जाता है, MCB लगाया जाता है, अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। आप इनमें से कोई भी, कितना पूछा है, 2 पूछा है, तो कोई भी 2 आंसर लिख दीजिए। क्या बोल सकते हैं, विद्युत फ्यूज बोल सकते हैं, विद्युत फ्यूज बोल सकते हैं, कटआउट बोल सकते हैं, MCB बोल सकते हैं, अर्थिंग बोल सकते हैं, कुछ भी आप यहां पे उसमें से ले सकते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमने क्या बोला, देखिए सुरक्षा के उपायों के लिए विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में फ्यूज तथा भूसंपर्कित का उपयोग किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, विदाउट आप इसको ध्यान रखिए काम नहीं हो पाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में दिखना है तो देखना है 100%। 100% क्या मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि 1000% जो है आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन वहां पे निश्चित रूप से दिखेगा। मैं क्वेश्चन यहां पे आपको बता दे रहा हूं, करना कैसे है, क्या चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, उसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कल पेपर में करके आना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पे। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करेंगे समझिए, यहां पे सबसे पहले कहते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो क्या होगा समझिएगा। श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ेंगे तो जितने भी प्रतिरोध होंगे, फॉर एग्जांपल 3 प्रतिरोधों को जोड़े तो उनका कुल प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला दोनों समांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। इसकी भी पहचान करना आपको आना चाहिए, नहीं पहचान कर पाएंगे तो दिक्कत है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो उस कंडीशन में ऐसे करके जुड़ा होगा। एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ा है, तीसरा प्रतिरोध ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा है, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के एक सिरे से और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। यह श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या होगा, दो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाएगा। तो ये वाला है श्रेणी क्रम में, उसके लिए आंसर ये हो गया। और समांतर क्रम के लिए क्या होगा भैया, अगर समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो एक प्रतिरोध मान लीजिए कि ये वाला है, दूसरा प्रतिरोध ये वाला है, तीसरा प्रतिरोध ये वाला है। तो ये तीनों जो है आपके साथ समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों के जो पहले सिरे है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक ही बिंदु से जुड़ा है, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इन सब चीजों का। अब यहाँ पे दूसरा मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा समझिए। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसमें मैंने कहा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनका कुल प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में होने पर क्या होगा, समांतर क्रम होने पर क्या होगा, देखिए 1/R हो जाएगा कुल प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम है। मैंने इन दोनों का डायग्राम भी बना के दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हमने लिख दिया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया। उत्तर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम इस उत्तर को यहाँ पे लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इस वाले परिपथ में आप क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पे इनको नामकरण कर देते हैं। इसको हमने कह दिया R1, इसको हमने कह दिया R2, इसको R3, इसको R4 कह दिया मैंने। आप अपने अनुसार मान सकते हैं R1, R2, R3, R4 को अलग अलग जगहों पे भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे इनको मैंने ऐसे मान लिया। अब यहां पे देखिए दिया है, लिखता हूं, दिया है R1 इज इक्वल टू, या फिर यहां पे मैं कह लेते हैं माना, हटाओ इसको, आजा, इसको कहते हैं माना। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। भैया मैंने इसको सबको बराबर क्यों कहा, क्योंकि सभी जो है आपके 5 ओम के हैं, ठीक है। इतना बराबर है हमारा 5 और ये ओम का सिंबल है, ठीक है। ये 5 ओम हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध किसके साथ कौन से क्रम में जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। आपको ये जानना जरूरी है, समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चित्र में क्या है भाई, R1 व R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब अगर समांतर क्रम में होंगे और यहां पे 3 प्रतिरोध ना होंगे, 2 प्रतिरोध होंगे, तो उस कंडीशन में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे नीचे R1 R2 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1 और इधर 1/R। इसको अगर हम पलट देंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। हम 2 प्रतिरोधों के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए समांतर क्रम में, अतः इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए इनका कुल प्रतिरोध, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 और R सभी के मान जो है आपके 5 ओम है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 अपन 5 प्लस 5 और यहाँ पे 25 अपन हो जाएगा कितना 10 और R इज इक्वल टू आ गया 2.5 ओम। ये ओम हो गया, ठीक है। ये हमारा पहले वाले इन दोनों का प्रतिरोध निकल गया, एक प्रतिरोध निकला सिंगल प्रतिरोध, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद आगे, इसको मैं हटा देता हूं, यही फॉर्मूला आगे भी अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं R3 व R4 कौन से क्रम में जुड़े हैं,
तो R4 पुनः R3 व R4 समांतर क्रम में है। R3 व R4 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। और इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू, यहां पे R डैश मान लेते हैं इनका कुल प्रतिरोध। चलिए इसको हटाते हैं। अतः इनका कुल प्रतिरोध, इसको मैंने R डैश नाम दे दिया, और ये कितना हो जाएगा? R3 और R4 है तो R3 R4 अपन R3 प्लस R4 हो जाएगा। वैल्यूज रखिए 5 इंटू 5 अपन 5 प्लस 5, ये भी R डैश भी आपका 2.5 ओम हो गया। ये भी 2.5 ओम हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। ये भी 2.5 ओम हो गया। अब क्या करना भैया, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए डायग्राम कैसा बन रहा है उसको समझिएगा। ये जो आपका 2.5 ओम है, R है और ये R डैश है, इन दोनों से एक और डायग्राम बना। कैसा बना देखिए। अतः यहाँ पे चलिए अतः हटाइए, सीधे हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या हो जाएगा देखिए, एक प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध ऐसा करके यहाँ पे है, और दोनों एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जुड़ गए? इसका मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ गए। ठीक है, और ये हो गया इसका कुंजी के, ये डायग्राम बन गया। इसका नाम है R और इसका नाम है R डैश, और दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों को हम जोड़ देते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, दो प्रतिरोध है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे? अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तुल्य बोला है तो तुल्य लिख दीजिए। तुल्य और कुल एक ही होता है। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाए R नेट, R N बोल देते इसको, R या फिर कुल बोल दो या तुल्य बोल दो, बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस R डैश। और यहाँ पे कितना है भैया? R कितना है? 2.5 वोल्ट ओम, 2.5 ओम प्लस 2.5 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। तो यहाँ पे R कुल बराबर कितना आ गया? 2.5 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है, लीजिए। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखिए, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत उत्पन्न होती है, यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला बोला है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के नाम बताइए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न, दैट मींस बिजली उत्पन्न करने के दो स्रोत बताने हैं आपके। क्या क्या होंगे देखिए। बिजली उत्पन्न करने का पहला स्रोत हम मान लेते हैं वाटर, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है। बिजली उत्पन्न करने का दूसरा स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा, सोलर पैनल, सौर ऊर्जा। तीसरा क्या हो सकता है भैया? पवन ऊर्जा, हवा से भी हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, बिजली उत्पन्न करने के ये सारे जो है आपके स्रोत है। तो यहां पे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो स्रोत जल विद्युत शक्ति संयंत्र तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आपका यही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब घर पे आप शादी फंक्शन कुछ भी होता था, जनरेटर लेके आता है ना, तो वो भी आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने का आपका एक जनित्र है या फिर एक संयंत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है? फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उससे क्या सूचना मिलती है? चुंबकीय क्षेत्र की
में रखी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्राप्त होती है। जो फ्लेमिंग का बाह्यात का नियम है कुछ इस प्रकार से है। तो इससे हमें क्या मिलता है भैया सूचना, चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा हमें पता चलती है, जो कि ये है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। अगला भी हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी करना पड़ेगा। यह न्यूमेरिकल कैसा है देखिए, क्या बोला है, कोई 4.0 मार्कर चेंज करते हैं, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का, इसका मतलब ये जो हमारे पास आकार दे रखा है h वस्तु का, बिंब का, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब ये f की वैल्यू दे रखी है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ये क्या है हमारा भैया, 25 सेंटीमीटर जो है वो u है, रखा है। दर्पण में कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। पर्दे को कहां पे रखा जाए, दैट मीन्स हमारा v की वैल्यू पूछा है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, कैसा है वो, और साइज दैट मीन्स आपका उसका आकार छोटा है बड़ा है, वो चीज आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हल या फिर उत्तर। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, यहां पे लिख दिया। ओहो, आजा प्यारे, ये कहा गया, कितना दूर चला गया भाई तू। अब देखिए इसका उत्तर हम यहां पे करते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा देखिए, जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दे रखा है भाई, h बराबर दे रखा है, कितना है h बराबर 4.0 सेंटीमीटर। f बराबर कितना दे रखा है, f बराबर है हमारा 15.0 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू दे रखा है, कितना है 25.0 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है भैया, v बराबर हमें निकालना है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास h है, f है, u है, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, इसके सामने कोई चिन्ह होगा या नहीं, वो चीज देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब, भैया बिंब तो है उसका आकार पॉजिटिव रहेगा, किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से होता है और इसका फोकस इस साइड में होगा, मतलब ध्रुव के लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां होती है वो नेगेटिव होती है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू नेगेटिव। निकालना क्या है, वी निकालना है, जहां पे प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दा रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/v प्लस 1/u, एक ही बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपको निकालना क्या है, v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, चलिए इसको हटा देता हूँ, इतना स्पेस नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज रखिए, क्या आ जाएगा देखिए, 1/f की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 1.15, माइनस का 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू है माइनस का 25, 1/माइनस का 25 वैल्यूज रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे प्लस आएगा, और एलसीएम कितना आएगा देखिए, 25 या 75, 15 पंजे 75, तो 25 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए, 15 पंजे 75, तो इसके सामने 5 आएगा, और इसके सामने कितना आ जाएगा, इसके सामने 5, और इसके सामने आ जाएगा 3, 5 वो भी माइनस का, और यहाँ पे प्लस 25 या 75,
तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू आ गई -2/25। ये किसकी वैल्यू निकली 1/v की। अब मैं v की वैल्यू निकालूं तो v की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, v की वैल्यू इसको पलट देंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू -25/2 और यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12.5 सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा भाई वस्तु का प्रतिबिंब। दर्पण के बाईं ओर पर्दे को कहाँ रखना भैया, तो यहाँ पे किसी पर्दे को रखा जाए तो भैया दर्पण में कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखेंगे, दर्पण से बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर दर्पण से 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रखने पर हमें उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज क्या होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी भाई, बाई साइड में बन रहा है तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, देखिए पोसी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। पोसी स्तर, ट्रॉपिक लेवल। पोसी स्तर क्या है इसको समझना है। देखिए पोसी स्तर क्या है, तो पोसी स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के भोजन प्राप्त करने के स्थान को पोसी स्तर कहते हैं। यानी कोई जीव भोजन की श्रृंखला में जिस स्थान पर होता है वही उसका पोषी स्तर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक आहार श्रृंखला हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे घास है, हिरण है, शेर है, तो यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। कैसे देखिए, घास जो है उगता है और इस घास को हिरण खा जाता है, हिरण खाता है, वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है और उस हिरण को शेर खा जाता है। तो यह एक आहार श्रृंखला, आहार का चेन है। घास नहीं होगा तो हिरण मर जाएगा, हिरण नहीं होगा तो शेर मर जाएगा। नहीं शेर क्यों मरेगा, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, हिरण को ही खाना ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि घास को खा के हिरण बचता है और हिरण को खा के शेर बच रहा है, या फिर ये घास को हिरण भोजन के रूप में ले रहा है और शेर जो है हिरण को भोजन के रूप में ले रहा है। इसका मतलब यह एक आहार चेन हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा घास जो है वो हो गया प्राथमिक पोषी स्तर में उत्पाद है, ये हिरण जो है वो द्वितीयक पोषी स्तर है, शाकाहारी उपभोक्ता है कोई, शेर जो है तृतीयक पोषी स्तर है, ये मांसाहारी होता है, और सर्वोच्च मांसाहारी चौथा पोषी स्तर होगा सांप। क्या कर सकता है भाई, अगर इस शेर को कौन खाएगा, सांप खा सकता है, सर्वोच्च मांसाहारी चौथा पोषी स्तर सांप। तो सांप भी खा सकता है भाई जब मर जाएगा, तो अभी कहाँ खा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, ये आहार श्रृंखला हो गया, इसका ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात अगर करा जाए तो कहां पे करा जाए, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक आपका ये हो गया चुंबक, जिसको मैं क्षण चुंबक कह सकता हूं, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, फिर यहां से ऐसे करके निकलेगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये सारे निकल रही है। तो भैया कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और ऐसा क्यों समझिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई चुंबकीय दोनों अगर टच कर दिए तो ऐसा हो जाएगा, देखिए एक ये है, दूसरा ऐसा हो जाएगा। अब जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए होंगे, यहाँ पे बल की एक दिशा इधर हो जाएगी, दूसरी दिशा इधर हो जाएगी, और एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं, यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी चुंबकीय बल रेखा है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको बल रेखा ही कहते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा होने पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। ध्यान रखिएगा। अगला बोला है जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हो जाएंगे भैया, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो बहुत आसानी से सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फल एवं सब्जियों के जो छिलके होंगे वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे। अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे अजैव जिसमें जीवन भी नहीं होगा, और वह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं विघटित होते हैं, वह सड़ता भी नहीं है, तो उसको हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है।
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है समझिए यहां पे। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओम के नियम के बारे में बात करते हैं तो समझिएगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा भाई, कोई भी एक वायर लिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसमें सिरों के बीच, तार के सिरों के बीच विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे बोला गया है। यदि किसी चालक जैसे तांबे का तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब तथा आदि में स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होता है। इसे गणितीय रूप में क्या कहते हैं भैया, V समानुपाती I। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, V समानुपाती I। और ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे आपका जो I है I रहा, और यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक आएगा R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ R समानुपाती नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है ओम। इसको हम ओम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पे, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आ जा मेरे प्यारे भाई। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण का मतलब दाएं हाथ का नियम। देखिए यह है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इसको हम कहते हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ठीक है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठी, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। देखिए ये वाला अंगूठा इसके साथ लंबवत है, ये वाला अंगूठा इसके साथ भी लंबवत ही है, और ये वाला इसके साथ भी लंबवत है, तो तीनों परस्पर लंबवत है। तो क्या कहा भाई, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं पेपर में। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते और लास्ट तक वीडियो में बने रहते तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक अर्जित करेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है देखिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। अपवर्तन का नियम बोला है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक ये माध्यम हुआ, इसको मैंने ये कह दिया कि ये माध्यम जो है कांच है और ये वायु है। देखिए वायु है और ये कांच है। भैया अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, पारदर्शी माध्यम में होता है। ठीक है, जब प्रकाश यहां से आपतित हो रही है तो ये आपतित किरण होगी। देखिए आपतित किरण, इसको हम दे देते हैं नाम आपतित किरण। और जो यहाँ पे ये अविलंब डाला हमने, ये लंब डाला जहां पे आपतित किरण आया, यहाँ पे मैंने ऐसे करके डाल दिया तो ये अपवर्तित किरण हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमें यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आराम से। दूसरा बोला है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होगा। ये है आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, तो साइन आई अपन अपवर्तन कोण की ज्या दैट मीन साइन आर। और इसका जो अनुपात है वह एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है।
ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अर्थात आपतन कोण साइन आई और अवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक आवर्तन का नियम और एक परावर्तन के नियम भी पूछे जाते हैं। परावर्तन का नियम जो है मैं आपको यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा। क्या होगा? आपतित किरण, अवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते। सॉरी, यहाँ पे गलत बता दिया मैंने, ये अवर्तन का नियम बता दिया, परावर्तन का नियम बता रहे हैं। देखिए परावर्तन का नियम क्या है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेम यही लाइन रहेगी, लेकिन जहां पे आपका अपवर्तन था, यहाँ पे अवर्तित किरण था, यहाँ पे हो जाएगा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम जो हो जाएगा वो आपतन कोण जो है आई, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये आपको वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, एक टॉर्च के बल्ब का 5 वोल्ट, एक टॉर्च का बल्ब 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक टॉर्च के बल्ब में, ऐसा होना चाहिए था, 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। ज्ञात कीजिए बल्ब की शक्ति। पहला हमें निकालना क्या है? बल्ब की शक्ति निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बल्ब की शक्ति निकालना। तो बल्ब की शक्ति कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हल करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे दिया है, लिख देता हूं मैं, यहीं पे डायरेक्टली कर ले रहा हूं। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है भैया? बी बराबर दे रखा है 5 वोल्ट और आई बराबर दे रखा है 500 मिली एम्पियर। तो भैया मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? देखिएगा यहाँ पे एक एम्पियर जो होता है वो होता है 1000 मिली एम्पियर के इक्वल। तो हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मिली एम्पियर में दे रखा है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 500 अपॉन 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इतना आ गया। V की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है? बल्ब की शक्ति, और फॉर्मूला होता है P बराबर VI। भाई V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, और I की वैल्यू कितनी है? 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25, 2.5, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये हो गया इसका आंसर। एक आंसर ये हो गया। अगला क्या है हमारे पास? देखिए अगला क्या पूछा है, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर, देखिए ओम का नियम से करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से I निकालना, R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा हमारा V ओपन I। तो यहाँ पे आप R बराबर V ओपन I रख दीजिए। V की वैल्यू कितनी है? 5, और I की वैल्यू है 0.5। पॉइंट हटाओ, 0 लगा, 5 10 के, तो यहाँ पे 10 ओम। ये सेकंड वाला आंसर आपका आ गया यहाँ से। ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा तरीके से करिएगा। और अगला, 2 घंटा जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी है। वे 2 घंटे तक जला रहे हैं, तो बल्ब द्वारा कितना ऊर्जा खर्च हुआ होगा। तो वे ऊर्जा खर्च होने के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला H बराबर क्या होता है? H बराबर अभी भी हमने करा था, क्या होता है? I स्क्वायर RT। ठीक है, I स्क्वायर RT, ये तो करा था, I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे भैया I की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है कितनी है, T की वैल्यू कितनी है, उसको पुट कर दीजिए। I स्क्वायर I की वैल्यू है 0.5, इसका स्क्वायर, R की वैल्यू है 10, और T की वैल्यू है 2 और 2 घंटे, तो 2 गुणा 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 घंटे थे तो उसको 60 गुणा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 आता है। चलिए इसको थोड़ा सा, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 0.25 आ जाएगा, इनटू 6 छंग 36 दूनी 72, 1 2 3 1 2 3 0, कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? 1 2 3, 25 दूनी 50 का 0 बचा हमारे पास 5, 25 सत्ते 25 175 और 5 180, इतना हो गया। 2 संख्या बाद 0 यहाँ पे लगा दिया, इतना हो गया 18,000। ये हो गया हमारे पास क्या? ऊर्जा जूल। इतना आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र क्या होगा? देखिए किसी स्थान पर रहने वाले सभी जीव जंतु और उसका आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो जंगल का पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, रेगिस्तान का पारितंत्र, ये सारे पारितंत्र के उदाहरण हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब किसी पारितंत्र, जैसे जंगल का पारितंत्र, जंगल के पारितंत्र पे क्या हो जाएंगे? जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, फिर वहां पे जो आपके निर्जीव वस्तुएं होंगे जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सारे जो है आपके पारितंत्र के हिस्से होंगे। बाकी तालाब में भी ऐसी स्थिति होंगी और रेगिस्तान में भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो? पहला हमारा 4 ओम हो, दूसरा कितना हो? 1 ओम हो। आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाइए। भैया आरेख भी बनाने हैं इसके, ये बता रखा है, ठीक है। अब आरेख भी बनाने हैं तो इसका ध्यान रखिए। भाई 4 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सभी को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो 2 3 5 और 6 11 हो जाएगा, नहीं बन रहा है। तो भैया 4 ओम कैसे प्राप्त होगा? देखिए इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, सॉरी समांतर क्रम में जोड़िए। कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/6 कितना हो गया? देखिए यहाँ पे आप में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 1/3 प्लस 1/6 कितना आया? हमारा एलसीएम 6 आया। यहाँ पे कितना आ गया भैया? यहाँ पे आ गया 2 + 1 = 3/6 = 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 ओम और 6 ओम को आप समांतर क्रम में जोड़ दिए, फिर उसके जो भी आएगा उसको 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं या उत्तर लिखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। भैया देखिए क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट यहाँ पे हमें कितना निकालना है? 4 ओम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 ओम के लिए प्राप्त करने के लिए 4 ओम प्राप्त करने के लिए 4 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे भैया? 3 ओम व 6 ओम को क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़कर क्या करेंगे? 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे या फिर जोड़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम परिपथ बनाते हैं। परिपथ क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास सबसे पहले ये हो गया 2 ओम, ये 2 ओम हो गया और यहाँ पे ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका परिपथ आरेख ये बनके हमारा रेडी हो गया। इन दोनों को हम एक सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं कुंजी की सहायता से। ये इसका परिपथ आरेख बन गया। अब ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चूंकि 3 ओम या फिर यहाँ पे चूंकि हटाओ 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो जरा, क्या आ जाएगा भाई? कुल प्रतिरोध कितना निकल जाएगा? R बराबर यहाँ पे क्या था हमारे पास? R1 R2 ओपन R1 + R2 था। तो यहाँ पे R1 + R1 R2 ओपन R1 + R2 था। 2 प्रतिरोधों के लिए हमने ऐसा करा था भैया। यहाँ पे इसको हमने कह दिया R1, इसको कह दिया R2, जैसा आप मानेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसको मैंने कह दिया R3, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए R1 कितना है? 3 है, R2 है 6 ओपन 3 + 6 यहाँ पे आ गया 6 × 18 बट्टे हो गया 6 × 18 बट्टे 3 और 6 9। तो यहाँ से R = आ गया आपका 2 ओम।
अब ये जो 2 ओम है इसको हम क्या करेंगे, अब R व R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, R और R1 को R और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस R1 हो जाएगा। और R की वैल्यू कितनी है भैया, 2 ओम है, प्लस R1 की वैल्यू 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। और यही हमें यहां से निकाल के लाना था, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए बात कर रहा है, तो सेकंड पार्ट के लिए कहाँ सॉल्व करेंगे भैया, सेकंड पार्ट सॉल्व करने की जगह तो दिख नहीं रहा है। अब भैया देखिए 1 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको तीनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, सेकंड पार्ट को अभी हम अगले वाले में करते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला क्या है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करा भाई, यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए कह दिया कि यहाँ पे 2 3, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे कहते हैं 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर भाई इनको समांतर क्रम में जोड़ दो, कितना आएगा देखिए, 1/r इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 6। और इसका परिपथ आरेख अगर बनाना है तो परिपथ आरेख क्या हो जाएगा देखिए, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया, और इनको हमें इस तरह से जोड़ देना है। ये कुंजी हो गया, ये हो गया, इसको हमने कहा 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये आपका बन गया डायग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, इसको करेंगे 2 छंग 12 4 तिया 12 6 दूनी 12। ठीक है, इतना हो गया, 6 4 10 और 2 12, 12/12 बराबर 1 ओम। यहाँ पे R बराबर आ गया। ठीक है, ये आ गया भैया 1/r इक्वल टू 1/1 आ रहा है, तो यहाँ से R बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये 1 ओम आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है लेंस की क्षमता P बराबर VI, ये हमने अभी आगे कर रखा है। और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, खतरे के संकेत, अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश के जो किरणें होते हैं टोटल उसमें 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स में से जो रेड कलर है उसका विचलन या फिर उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि उसके तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इसको लाल रंग को बहुत दूर से भी इजीली देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आप यहां से इसको देख के कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इजीली, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक आपका करवा चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट दैट मींस बिजली जो है आपका उत्पन्न किया जाए, विद्युत उत्पन्न किया जाता है भारत में, उसकी आवृत्ति कितनी है। तो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। ये इसको हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज, 50 अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, और ये इसका सिंबल है हर्ट्ज का। ठीक है, 50 हर्ट्ज है जिस पर भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है। क्या है आपका, किलोवाट घंटा, KWH। अभी भी हमने पीछे करा था, ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, ध्यान रखिएगा। सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग जो है वो सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है, सिलिकॉन का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं।
वही दूरदृष्टि दोष तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अभी भी हमने बताया था भाई। दूरदृष्टि दोष कैसे कहते हैं भैया, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति को या फिर उस वह दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण करने के लिए हमें उपयुक्त उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो किसका उपयोग करेंगे भैया, उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। और भैया दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम। बाम हस्त का नियम हमने दाएं हाथ का नियम अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बता रखा है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, कहा है। यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के में कहा गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तो यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो व्यक्त करता है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, बल नहीं है, बल है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्बों ए तथा बी में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट तथा 100 वाट 240 वोल्ट अंकित है। गणना करके बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो गणना करके बताना है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो भैया यहाँ पे W क्या है, आपका क्षमता का सूत्र देखा, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दिया है, समझते हैं इसको, पहले दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पे P1 बराबर दे रखा है 60 वाट और V1 बराबर दे रखा है 240 वाट वोल्ट, सॉरी, और P2 बराबर हमारे पास दे रखा है, P2 बराबर 100 वाट और V2 बराबर दे रखा है हमारा 240 वोल्ट, सेम है। अब इसमें से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर VI होता है। ठीक है, P बराबर VI होता है और V बराबर होता है IR, ये आपको पता होगा। V बराबर IR होता है, तो यहां से हमें निकालना है I की वैल्यू। आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू निकाले, क्या करें, देखिए यहाँ पे मैंने अब इसको सॉल्व करना शुरू किया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि P बराबर होता है VI, V दे रखा है हमारे पास, W दे रखा है, और सॉरी P दे रखा है, V दे रखा है, I तो नहीं दिया है ना, हमें R निकालना है, यहाँ पे बोला है। तो R निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से R निकाल लीजिए। यहाँ से R कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे V ओपन I रखेंगे, V के जगह पे या फिर I के जगह पे हमें वैल्यू रखनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V ओपन R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे V इंटू V ओपन R रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा V स्क्वायर ओपन R आ गया, बराबर V स्क्वायर ओपन R हो गया। हमें निकालना क्या है, R निकालना है, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा हमारा V स्क्वायर ओपन P, इतना हो जाएगा। अब ये R का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या, अतः R1 बराबर V1 स्क्वायर ओपन P1, कितना हो गया भाई, V1 कितना है हमारे पास 240 वोल्ट, बट्टे 240 बट्टे P1 की वैल्यू कितनी है 60, 6 चौको 24 और 0 4 चौको 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए परिपथ आरेख पे गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है भाई? सबसे पहले बोला गया है परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, ये हमें निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो ये जो परिपथ है इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो यहाँ पे भाई टोटल जो प्रतिरोध है वो कितना है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है और सबसे पहले उनको यहाँ पे समझेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे इसको पहले हल करना शुरू किया। तो देखिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे माना। माना कह के हम चारों प्रतिरोधों को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे कह दिया R1, यहाँ पे R2, R3, R4। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं। इसको माना करके मैं यहाँ से लिखता हूँ। यहाँ पे माना पहला वाला लाइन, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू एंड R4 इज इक्वल टू R1, R2, R3, R4 जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं। डायग्राम में भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैंने R1 किसको कहा, देखिए R1 जो है इतना हो गया, R2 इसको कह दिया, R3 इसको कह दिया, R4 इसको कह दिया। R1, R2, R3, R4 आपको मिल गया यहाँ पे। R1 जो है आपका 8 ओम है, 8 ओम, फिर 4, 6, 12, 4, 6, 12 और सारे के सामने जो है ओम हो जाएगा। और V बराबर हमारे पास दे रखा है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये दे रखा है V इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास प्रतिरोध जुड़े हैं R2, R3, R4 जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ शुरू करते हैं, चूंकि R2, R3 व R4 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये कौन नंबर कर रहे हैं हम, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अतः 1/R कुल प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 1/। अब वैल्यूज रखिए, 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। R2 की वैल्यू कितनी है, R1 नहीं होगा सॉरी, R2, R3, R4 है। तो ये R2, R3, R4 है। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है हमारी, R2 की वैल्यू है 4, 6 प्लस R4 की वैल्यू है 12, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम आ रहा है 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इतना हो गया। 3 2 5 और 1 6 बट्टे हो गया 12। ये 1/R इज इक्वल टू आ गया। इससे इसको काटिए, कितना आया 2। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आ गया 2 ओम। ध्यान रखिए यहाँ पे R इज इक्वल 2 ओम आया, इसका मतलब इसके जगह पे हमारा एक प्रतिरोध प्राप्त हुआ और उसका जो वैल्यू है वो 2 ओम आ रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 ओम। अब भाई इसके जगह पे मेरे को क्या करना है, केवल एक डायग्राम, दोबारा डायग्राम ड्रॉ करना है जहां पे यहाँ पे हम 2 ओम रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। डायग्राम को दूसरे कलर से बनाते हैं। डायग्राम जो है ऐसा हो गया, एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया सेल, ये हो गया कुंजी और ये हो गया एमीटर, ठीक है। ये प्लस माइनस 12 वोल्ट। ये जो है हमारा R1 था, ये आपका R है, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम। अब देखिए इस डायग्राम में आपको R1 और R में कौन सा क्रम नजर आ रहा है, श्रेणी क्रम नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि R1 व R श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, यहां पे परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है उसको मैं RN से रिप्रेजेंट कर देता हूं। RN बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R, और R1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। आपका RN बराबर निकल के आ गया, कितना हो गया, RN इज इक्वल टू हो गया 10 ओम, ठीक हो गया। ये हमारा यहां से वैल्यूज आ गई निकल के,
ठीक है। अब हमारे पास ये Rn मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध वो निकल चुका है, इसकी वैल्यू निकल चुकी है, ये आ गया 10 ओम। आगे वाले परिपथ पे प्रवाहित धारा कुल विद्युत धारा निकालना है। तो भैया परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा के लिए हमारे पास पार्ट है ये ख। तो क्या हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। हमें I निकालना है तो V ओपन R इज इक्वल टू हो जाएगा I, दैट मीन्स यहां से I बराबर हो जाएगा V ओपन R। V की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए, V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है हमारी 10, तो इक्वल टू आया 1.2 और ये I है और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड आंसर यहाँ पे आ चुका है जो ख नंबर में पूछा गया था। ठीक है, ये सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक, कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, स्पेक्ट्रम में के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए जब भी कोई स्क्रीन है उस पर हमें प्राप्त रंगों का बैंड जो प्राप्त होगा वो किस तरह से प्राप्त होगा समझिएगा। मान लीजिए एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सूर्य के जो अवयवी कण हैं जो उसमें छिपे रहते हैं वो जो है अलग अलग हो जाते हैं और इससे हमें पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है रंगों का। उसमें जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है वो होता है रेड और सबसे नीचे वाला कलर जो होता है वो होता है आपका बैंगनी। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, स्पेक्ट्रम किसी स्क्रीन पर प्राप्त रंगों का बैंड है। जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है और अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है तो स्पेक्ट्रम के रंग बैंगनी से लेके आपका लाल तक वहां पे प्राप्त होता है। और स्पेक्ट्रम के क्रम को याद रखने के लिए हम अंग्रेजी का एक शब्द विबग्योर को याद रखते हैं। यहाँ पे V से हो जाएगा आपका वायोलेट, I से हो जाएगा इंडिगो, B से हो जाएगा ब्लू, G से हो जाएगा ग्रीन, Y से हो जाएगा येलो, O से हो जाएगा ऑरेंज और R से हो जाएगा रेड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रकाश के 7 घटक रंगों में से बैंगनी प्रकाश का जो आपका तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है जिस कारण उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। इसलिए खतरे के संकेत के रूप में लाल कलर का उपयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हुआ फाइनल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बोला गया मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर स्थित होता है। देखिए कोई भी मानव है और उसका नेत्र अगर वह स्वस्थ है तो उसके लिए निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और दूर बिंदु जो है अनंत पे होगा। याद रखिएगा स्वस्थ मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम बुक को जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के पढ़ते हैं तो इजीली हमें दिखाई देता है, और दूर बिंदु जो है वो अनंत है, काफी दूर तक है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है, और दृष्टि विस्तार की बात की जाएगी तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का। ठीक है, इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। पोषी स्तर क्या होता है, देखिए पोषी स्तर जो है खाद्य श्रृंखला के वो विभिन्न चरण होता है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो आपके पोषी स्तर होते हैं। इसमें हमारे पास देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश से घास उत्पन्न होता है, घास जो है वो सूर्य का प्रकाश लेके अपना पोषण करता है, और घास को टिड्डा खा जाता है, टिड्डा को सांप खाता है, सांप को उल्लू खा जाएगा। तो ये सारे जो है आपके पोषी स्तर के जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उसके लिए हिस्सा हो गया। अब यहाँ उत्पादक घास है जिसका उपभोग टिड्डा यानी प्राथमिक उपभोक्ता करता है। टिड्डे का सेवन आगे चलकर सांपों अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंत में सांपों को उल्लू यानी तृतीयक उपभोक्ता द्वारा खा लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगला है 5 सेमी लंबी। क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए करवा देते हैं। यहाँ पे 5 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है।
तो देखिए यहाँ पे 5 सेमी लंबी वस्तु है, इसका मतलब h बराबर जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। 20 सेमी फोकस दूरी f बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है। वाले उत्तल लेंस आपका ऐसा होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी जो है u बराबर आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इससे प्रतिबिंब स्थिति, इसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, दैट मीन्स v बराबर आपको निकालना है। प्रकृति बतानी है, आकार बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भैया, सीधे सीधे ये तीनों चीजें दिख रही है, इससे आप क्या कर सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं। किससे? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। निकालना क्या है, v निकालना है, 1/u को उधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस प्लस 1/u हो जाएगा। वैल्यू रखिए यहाँ पे। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे UVF है इसके जो चिन्ह होंगे उसको डिसाइड करना है। f जो है वो किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव लगाएंगे। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाती है, इसलिए इसका मान जो चिन्ह है वो नेगेटिव में लेंगे। तो 1/f 1/20 हो गया, 1/ माइनस का 30 हो गया। 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20, हल कीजिए इसको। 30 में से 20 गया तो बचा 10 बट्टे 60, 0 से 0 कटा, तो 1/v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये आया आपका पॉजिटिव में, ठीक है। इसका मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की स्थिति लेंस के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। प्रकृति कैसी होगी, उसके लिए आप आवर्धन निकाल दीजिए। आवर्धन यहाँ पे लिख देना, वस्तु की स्थिति पर्दे लेंस के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। आवर्धन निकालना है यहाँ पे। आवर्धन m बराबर होता है v/m। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v/u होता है, ठीक है। 6/u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की वैल्यू है माइनस का 30, 6। m इज इक्वल टू आ गया कितना, 1/5 माइनस का, और इक्वल टू आ जाएगा 0.20, वो भी माइनस का। अब क्या होगा, वस्तु का आकार क्या होगा, वो वस्तु से प्रतिबिंब की आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, और प्रकृति जो है आपका आभासी प्राप्त होगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्योदय के समय जो है हमारा जो सूर्य होता है वो क्षितिज पर होता है, और सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े मोटे वायुमंडल के परत को पार करके आना होता है। और जब प्रकाश आती है तो रास्ते में प्रकाश के अन्य रंगों का विचलन हो जाते हैं, या अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, जिस कारण हमारे नेत्र तक केवल और केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाली लाल प्रकाश जो है पहुंचती है, जिस कारण हमें सूर्य रक्ताभ और लाल दिखाई देती है, ठीक है। इसका आंसर यही है इसमें। तो आप देख लीजिएगा, सुबह सूर्योदय होते हुए भी लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त होते टाइम भी लाल दिखाई देता है। अगला है, प्रकाश वायु से 1.50 अवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। प्रकाश कहां से भैया, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। जब वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे देखिए हमें अवर्तनांक दे रखा है, दिया क्या है, n इज इक्वल टू 1.50। वायु में प्रकाश की चाल v1 बराबर दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इसको हमने v1 बोला, और बराबर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की v2 बराबर निकालना है,
ठीक है, V2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है देखिए, चूंकि V1 अपन V2 बराबर हमारा n होता है, तो यहाँ पे V2 निकालना है तो V2 बराबर हो जाएगा V1 अपन n, और V1 की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 अपन n का मान है 1.50। इसको हटाओ, 1.50 है तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे आपका 2 0 बढ़ जाएगा, 150 दूनी 300 बराबर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अतः कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया अगला। ठीक है, अगला क्या है देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है भैया, r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर निकालना है तो f बराबर होता है r/2 और r की वैल्यू है 20 अपन 2 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु को सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो है अवतल दर्पण। ठीक है, अगला बोला है विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। गलनांक की बात कर लेते हैं। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अतः यह विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे के कारण तंतु चमकने लगता है और प्रकाशित हो जाते हैं। यह है इसका आंसर। ठीक है, आगे बोला है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में, ये क्वेश्चन है जो कि इधर आ गया है, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, इसका ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा, जो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी जो गैस है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोला है ओजोन परत के अवक्षय के लिए, सेम वही क्वेश्चन फिर से बता दिया है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है, वही हो गया। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष के लिए मैंने क्या बताया, जब भी दृष्टि दोष आएगा तो जो दृष्टि दोष होगा उसका मतलब वो सही है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निवारण उचित या उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके कर सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो गया, यहां से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो तारा है वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है और पृथ्वी तक आने के लिए जो तारा है उससे जो रोशनी है वो पृथ्वी तक आने के लिए वायुमंडल के बहुत ज़्यादा मोटी परतों को पार, कई सारे परतों को पार करने आना होता है, और वहाँ पे परतों का घनत्व भी जो है, वायु का घनत्व जो है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसको पार करके जब पृथ्वी में हमारे नेत्र तक पहुँचता है तो वो क्या होता है, कई बार जो है प्रकाश के किरणों का क्या होता है, विचलन होता रहता है, कभी इधर कभी उधर विचलित होते रहता है, जिस कारण जब हमारे नेत्र में अधिक प्रकाश आता है तो हमें तारे चमकीले नजर आता है, जब कम प्रकाश आता है तो तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। उसी यही आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगला बोला स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिएगा, सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 कलर्स होते हैं, जिसमें जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 कलर्स होते हैं, तो वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो केवल आपके नीले प्रकाश को ही परिकर्णित करता है, जिस कारण चारों तरफ क्या होता है, नीला रंग ही नजर आता है, जिस कारण हमें आकाश जो है, स्वच्छ आकाश जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि तारे, आई वही क्वेश्चन है। अरे यार क्या होगा भाई। अगला है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानव नेत्र की एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने
की क्षमता होती है। अपने इस गुण के कारण नेत्र लेंस दूर तथा पास की वस्तुओं सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बना सकता है तथा पास के सभी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकस करने की क्षमता रखता है। जिसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और मानव नेत्र जो होता है, स्वच्छ नेत्र, उसका समंजन क्षमता जो है वो कितनी होती है? 4D होती है। ठीक है, 4 डायमेंशनल होती है। विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत सामर्थ्य अर्थात विद्युत शक्ति जो हमने पढ़ा था P बराबर VI, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, विद्युत शक्ति एक परिपथ में के भीतर विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर है। इसकी SI इकाई वाट है जो शक्ति की सामान्य इकाई है, जिसे 1 जूल प्रति सेकंड के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है? शायद ये वाला मैं पहले भी करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन, कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? भैया, चालक का प्रतिरोध देखिए चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र, वही क्वेश्चन है क्या? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते? वही है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर? वही क्वेश्चन है, सेम। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ओजोन क्या है? देखिए, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक आवरण है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक प्रकाश की किरणों को, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। उसे हम ओजोन कहते हैं और यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसका यह एक मानव में जो है, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो मतलब पराबैंगनी किरणों को नहीं रोका जाएगा, ओजोन परत नहीं रुकेगा तो पृथ्वी पर आएगी और मानव को जो है त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो प्रभाव है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नीचे दिए गए परिपथ में आरेख में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको हम हटाते हैं। अगला है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है किसी भी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को कंटिन्यू बनाए रखने का काम करता है। आर श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आते हैं? तो भैया किस पोषी स्तर में आते हैं? तो यहाँ पे बोला है प्राथमिक पोषी उपभोक्ता प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक पोषी स्तर में आते हैं, प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अतिभारण से बचाव के लिए क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए? उसके लिए यहाँ पे लिस्ट हमने बना रखा है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण हमने यहाँ पे बता रखे, जो है क्या है हमारा? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। पहला ये हो गया। ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। 2 पॉइंट हो गए। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा होगा तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। आगे बोला है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ध्रुवों के पास सबसे अधिक सघन होता है। ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट आपके हमने 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिए, आप आगे का कर लीजिएगा। इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। इंद्रधनुष बनने की घटना क्या है उसको आप यहाँ से देख के कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको आप